Assalamu alaikum, everybody. I hope you guys are doing good and enjoying the rain. Uh, the reason behind recording this lecture is you all know that recently I have missed couple of lectures for both of the classes, Introduction to Business Finance and Financial Management. So I've been teaching financial statement analysis in both the classes. So I have decided to uh, develop a recorded lecture for you all. So ये जो है इसमें आपको फिर ओवरऑल एक कंप्लीट लेक्चर में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझा दूं, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और जो हमने मिस किए हैं लेक्चर्स दैट वुड बी कवर्ड एज वेल। सो एज अ सेट कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हवाले से जो है वो इस लेक्चर में बात करेंगे। द गुड थिंग इज़ दैट कि एज़ फार एज आई रिमेंबर मैंने दोनों ही क्लासेस में अपनी आईबीएफ में भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी एक एक दो दो लेक्चर्स दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। सो आई विल बी कवरिंग द इंटायर टॉपिक अगेन इन दिस लेक्चर, ताकि किसी की भी कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रही हो तो वो उसको वापस कवर हो जाए वो चीज़, ठीक है, क्योंकि यू विल बी हैविंग योर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देर आर फ्यू थिंग्स विच हैव डिस्कस्ड व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या। सो मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया था कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर एक्चुअली रेशियोज, या हम इसको फाइनेंशियल रेशियोज भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इन द सिंपल वर्ड्स हम विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस डिफरेंट एंटिटीज़ या डिफरेंट हेड्स को एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। नाउ ये बेनिफिट किसको करता है, ठीक है, या किसके लिए ये किया जाता है, इसके इसके यूज़र्स कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, ठीक है। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, रादर आई वुड रादर से कि स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी फर्म के होते हैं, वो सब जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेनिफिशरीज होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स में आपके कस्टमर्स से लेकर आपके एम्प्लॉयज़, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इवन हाई जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, योर मैनेजर्स, योर डायरेक्टर्स, सीईओज, सीएफओ, सब के सब जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं और ये बेनिफिशरीज़ हैं। इनको फ़ायदा पहुंचता है स्टेटमेंट एनालिसिस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएसएस से, ठीक है। इसके अलावा आपके सप्लायर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर इन्वेस्टर ऑफ योर फर्म, ठीक है। सो दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द फर्म, और ये जो हैं बेनिफिशरीज होते हैं स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, ठीक है। ये मैं बार बार जो है वो इसके लिए ये वर्ड एफएसए का यूज़ करूँगा, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में होता क्या है कि हम इसमें डिफरेंट रेशियोज के थ्रू डिफरेंट एंटिटीज़ या डिफरेंट हेड्स को आपस में मर्ज करके रिलेट करा के रेशियोज निकाल के उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म को, ठीक है ना, कि फर्म इस वक्त किस जगह पे खड़ी है, क्या स्टैंडिंग है फर्म की, स्टैंड्स क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आप लोग लाजमी एफएस से पब्लिश बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, दे शुड गूगल एफएस से पब्लिश बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये डिफरेंट ईयर्स का आपको मिलेगा, 2005 से 2018 तक का पब्लिश डाटा है।
और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की हेल्प के लिए पब्लिश करता है, इवन रिसर्चर्स की हेल्प के लिए। यहाँ पे मैं एक और स्टेक होल्डर ऐड कर दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद उनमें से एक हूँ, रिसर्चर। रिसर्चर्स भी बेनिफिशियरीज होते हैं। रिसर्चर्स या फिर आप एनालिस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो मार्केट रीड कर रहे होते हैं, ये भी बेनिफिशरीज होते हैं, ये भी बेनिफिट लेते हैं, ये भी, इनके लिए भी स्टेटमेंट एनालिसिस जो हैं वो पब्लिश की जाती हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को, रिसर्चर्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, अपने फर्म के जितनी भी कंपनीज PSX में लिस्टेड हैं उन सब का डाटा कंपाइल करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पब्लिश करता रहता है, जो कि अब इजीली ओपन सोर्स है। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट गूगल करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट टू हैव अ लुक कि किस तरह वो डाटा पब्लिश होता है। अच्छा, मैंने शायद FM के स्टूडेंट्स के साथ एक पेज भी शेयर किया था, वो पेज भी उसका ही था, ठीक है। IBF वाले भी देख सकते हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आप लोग जो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो शायद आपको थोड़ा इशू आए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं उसमें, उसके हवाले से कुछ भी इशू, वही सारी टर्मिनोलॉजी होंगी जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी एक डॉक्यूमेंट होता है BSA का, ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, ये बैलेंस शीट एनालिसिस कहलाता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट अब हम चलते हैं कि इसको जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है। तो मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट टाइम आप लोगों से, वो मैं दोबारा से आपके सामने पुट करता हूँ। ये दीज आर दी क्लस्टर्स जो डेवलप किए जाते हैं सिर्फ डू पॉन्ड एनालिसिस को छोड़ के, क्योंकि डू पॉन्ड एनालिसिस बताते खुद एक रेशो है जो कि ROE रेशो कहलाता है। सिर्फ इसको छोड़कर बाकी जितने भी ऑल ऑफ दी अदर्स रेशोज़, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें मल्टीपल रेशोज़ हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द क्लस्टर जिसमें हम डिफरेंट रेशोज स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। इस तरह टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म वी विल बी स्टडिंग 3-4 different ratios, and for the financial leverage of the firm we will be studying couple of different ratios. To understand the turnover of the firm, we will be asset turnover of the firm, we will be studying different turnover ratios, ठीक है। इस तरह इसको आप समझें। अच्छा, नाउ टू जस्ट टू इफ आई जस्ट किक ऑफ, और एक इनकम स्टेटमेंट ब्रीफ से हम डेवलप करते हैं। ओके, एक बहुत ही जो है वो ब्रीफ मैंने इनकम स्टेटमेंट आप लोगों के सामने डेवलप की है, स्टार्टिंग विद द रेवेन्यू, सेल्स से शुरू होता हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस एंड ये नेट इनकम है, ठीक है। टाइप हो गया, इट्स नेट इनकम, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ जस्ट टू if I say cost of goods sold of 200, operating expenses of 100, interest of 50, taxes of 30, so ये एक हमारे पास रफ जो है वो इनकम स्टेटमेंट से डेवलप हो गई है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली एक हम बैलेंस शीट भी डेवलप कर लेते हैं ताकि हम फिर आगे रेशियो एनालिसिस कर सकें।
डिफरेंट रेशियोज के साथ, डिफरेंट रेशियोज को यूज़ करते हुए, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री, fixed assets, and then we have total assets. ये अकाउंट पेएबल है, ये नोट्स पेएबल है, CL करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है, टोटल करंट लायबिलिटीज। देन वी हैव लॉन्ग टर्म डेट, एंड देन वी हैव टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। ओनर सिक्योरिटी भी आप इसको कह सकते हैं, इक्विटी भी, शेयर होल्डर सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो मैं अभी ओनर सिक्योरिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये कैपिटल भी हो सकता है, पेड अप कैपिटल भी हो सकता है, एंड देन यू हैव रिटेन अर्निंग्स। This is going to be total equity, and this is going to be total equity and liability, ठीक है। तो एक हम रफ सा इधर इसका बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर। टोटल करंट एसेट्स हो गए आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको 2000 से इक्विलेट कर देते हैं, और 2000 से इक्विलेट कर देते हैं, एंड वी हैव कैश ऑफ 60, 80 and 160. This is going to be 300. Okay. And then we have 1700 of fixed assets. All right, 300 we have in total current assets. We have 250 of total current liabilities. Account payable would be of 100, and notes payable would be of 150. Long-term debt is going to be 750. Our total liabilities would be 1000, and total equity would also be 1000. Paid up capital would be 120 of net income. Paid up capital, let's suppose, would be 900, and return earning of 100, ठीक है। ये कुछ एक मैंने डेवलप किया है आप लोगों के सामने, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। सो नाउ आई विल बी, ये कुछ इसलिए इस तरह थोड़ा डेवलप किया मैंने, ताकि जो रिजल्ट्स आए हमारे पास वो कुछ अंडरस्टैंडेबल हों, जिससे मैं जो जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ आप लोगों को वो समझ में आए। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द लिक्विडिटी रेशियोज। हम लिक्विडिटी
रेशो से स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन को, एंड वी विल बी स्टडिंग 3 डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियोज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, इसमें एक करंट रेशियो है, एंड देन वी हैव एसिड टेस्ट या फिर इसको क्विक रेशियो कहा जाता है, एंड देन वी हैव लास्ट वन कैश रेशियो। ओके, इन करंट रेशियो the formula for the current ratio is current assets divided by current liabilities. The ratio, the formula for the acid test or quick ratio is current assets minus inventory divided by current liabilities, and cash ratio is cash divided by current liabilities. ठीक है, मैं ये बताता हूँ आपको ये इस तरह इसकी फॉर्मेशन क्यों की गई है। पहले हम अपने फार्मूलाज थोड़े निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स जो है वो हमारे पास 300 है, 300 डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज, एंड देन वी हैव करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, एंड इन द एंड वी हैव कैश टू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़, ये हमारे पास 3 जो हैं, पहली बात तो कि हमारे पास लिक्विडिटी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है वो हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे इन 3 रेशियोज़ के थ्रू। अच्छा देखिए, समझने की ये बात है फर्स्ट ऑफ ऑल कि लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी इज़ द कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस जो ये बताता है कि कोई भी अदर देन कैश एसेट कितना टाइम लगता है लिक्विफाई, कितना टाइम लगाता है, या कितने जो है उसमें कैपेबिलिटी है कि वो लिक्विफाई हो सके इन कैश। आप मेरी बात दोबारा से मैं कहता हूँ कि लिक्विडिटी इज़ द कॉन्सेप्ट जो हमें ये बता दे कि कोई भी जो नॉन कैश हमारे पास आइटम है वो कैश बनने में कितना कितना जल्दी करता है, कितना उसमें कैपेबिलिटी है लिक्विफाई होने की या कैश बनने की। जैसे कि मैं ये कहूँ कि इफ़ आई हैव अ लैंड and if I have a piece of gold, a coin of gold, so coin of gold would be highly liquefied. Cash is extremely 100% cash जो है वो कैश ही है, तो वो हाईली लिक्विफाइड है। ऐसी बात है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ उससे ख़रीद सकता हूँ। इसी तरह गोल्ड से मैं गोल्ड को किस तरह कितनी जल्दी जो है वो लिक्विफाई कर सकता हूँ कैश में, ये इंपॉर्टेंस रखती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। हम लैंड अगर बेचने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। इसी तरह बहुत सारे और सिक्योरिटीज़ होती हैं फाइनेंशियल जो कि हाईली लिक्विफाई होती हैं, जिनको हम जिनकी डिमांड के ऊपर या जिनकी मार्केट देखते हुए जो है वो जल्दी कैश में कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है, सो ये अंडरस्टैंडिंग है लिक्विडिटी की। लेकिन यहाँ पे जो हम एंड इट कम्स टू द फर्म स्टेटमेंट एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो ओवर हेयर हम जब लिक्विडिटी देख रहे होते हैं तो हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे होते हैं, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के गिर्द घूमती है। योर शॉर्ट टर्म एसेट्स आर कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री. Your short-term liabilities are account payable and notes payable in this example in front of you. So हमें इनकी कंपैटिबिलिटी देखनी है। कंपैटिबिलिटी इन द सेंस कि तुम्हारे पास अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कितने एसेट्स मौजूद हैं, या तुम्हारे पास अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर करने के लिए कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स बैकअप में रखे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई हैव डिस्कस, इस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने हमें 3 रेशियोज इंट्रोड्यूस किए, जिसमें पहला रेशियो जो है वो एक कंप्लीट रेशियो है जो करंट एसेट्स को रिलेट कराता है करंट लायबिलिटीज़ से, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, द सेकंड रेशियो इज़ क्विक रेशियो जिसमें इन्वेंट्री को एलिमिनेट किया जाता है करंट एसेट से। उसका रीज़न ये है कि इन्वेंट्री, अगर हम बाकी दोनों हेड से देखें कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री इज़
लीस्ट लिक्विफाइड, ठीक है ना। दोनों, अगर कैश तो हमारा है ही लिक्विड, अकाउंट रिसीवेबल्स भी देखते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा लिक्विफाइड है एज़ कम्पेयर टू इन्वेंट्री, तो इसलिए हम इन्वेंट्री को, और इन्वेंट्री इट्स नॉट येट सोल्ड, इन्वेंट्री जो है वो तुम्हारा रॉ मटेरियल है, आपका प्रोसेस्ड मटेरियल है विच इज़ इन द प्रोसेसिंग योर फिनिश गुड्स विच इज़ नॉट येट सोल्ड। तो ये अभी इस सेल्स में अभी तक इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं आई है इन्वेंट्री की, ठीक है। हो सकता है आपके गोडाउन में ही रखा हो। तो ये जो इन्वेंट्री है इसलिए एलिमिनेट किया जाता है ताकि हम सेल्स को, जो सेल्स की अमाउंट है, जो बिक चुका है तुम्हारा मटेरियल, उससे रिलेट करा सकें तुम्हारे लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। तो क्विक रेशियो की ये अंडरस्टैंडिंग। एंड देन वी हैव द कैश रेशियो। कैश रेशियो सिंपल, तुम्हारे पास कितना कैश मौजूद है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस निभाने के लिए, अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं। कॉमन सेंस की बात है कि जो करंट रेशियो की वैल्यू आएगी, बाकी दोनों वैल्यूज उससे कम ही आएंगी लाजमी, या उसके बराबर आएंगी या उससे कम आएंगी। उसका रीज़न यही है क्योंकि पहले रेशियो में हमने कंप्लीट करंट एसेट्स लिए हैं, और हमने जो है वो डिनोमिनेटर्स तीनों में सेम रखे हुए हैं, न्यूमरेटर्स में हम चेंजेस कर रहे हैं जो कि सब पार्ट बन हैं करंट एसेट्स के, इसलिए वो हमारे पास वैल्यूज़ डिक्लाइन में जाएंगी, ठीक है। ओके, सो जब हमने करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज निकाला, सो दिस इज 1.2, this 1.2 indicate that you have 1.2 units of current assets to pay off 1 unit of current liability। मतलब हर एक डॉलर, 1 रुपया करंट लायबिलिटी का चुकाने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपया 20 पैसे करंट एसेट्स में मौजूद है। दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों की इंटरप्रिटेशन ऐसी ही होगी। टू पे ऑफ $1, 1 rupee, 1 unit of current liability, you have 1.2 units, 1.2 dollars, 1.2 rupees of current assets. So this indicate a better position when it comes to the short term solvency of the firm। लिक्विडिटी अच्छी पोजीशन है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की इस फंड की। उसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पास ज़्यादा करंट एसेट्स मौजूद हैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कि जो इसका बेंचमार्क दिया जाता है वो मोर देन 1 का दिया जाता है। करंट रेशियो ग्रेटर देन 1, करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 जो है वो अच्छा समझा जाता है कि फर्म जो अच्छी पोजीशन में है, और वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये तभी ग्रेटर देन 1 आएगा जब तुम्हारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होंगे। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द क्विक रेशियो, क्विक रेशो की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के सामने, आप इजीली इसको देख सकते हो कि जब हमने इन्वेंट्री डिडक्ट की तो ड्रॉप हो गया तुम्हारा रेशो 2.56। ये इंडिकेट कर रहा है कि अब मेजर पोर्शन ऑफ योर करंट एसेट्स इज कंप्राइज्ड ऑन द इन्वेंट्री। बड़ा पोर्शन जो है करंट एसेट्स का वो इन्वेंट्री की सूरत में मौजूद है, क्योंकि आधे से भी कम हो गई। 0.6 आधा होता है 1.2 का, 0.56 बन गया। इट इंडिकेट्स के, और हमारे सामने वैल्यूज़ भी गिवन है कि 160 है इन्वेंट्री, और बाकी दोनों कंबाइन करके भी 140 बनता है। 60 + 80 कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स। तो इट इंडिकेट्स के आपकी जो सेलिंग प्रोसेस है, जो आपका जो मार्केटिंग टीम है या जो सेलिंग टीम है, उसको फोकस करने की ज़रूरत है। आपका ज़्यादा जो मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वो प्रोसेस में है। आप जो है शॉर्ट टर्म अगर हम एसेट्स की बात करें तो बेहतर ये है कि हम अपनी सेल्स के ऊपर फोकस करें, हम सेल्स बढ़ाने की कोशिश करें। जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री जल्दी कवर हो जाएगी, इन्वेंट्री की अमाउंट रिड्यूस होना शुरू होगी, ठीक है। सो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग में यही बनती है कि 0.56 ऑफ कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल्स आर प्रेजेंट टू पे ऑफ $1 ऑफ अकाउंट, $1 ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। एंड सिमिलरली कैश जो है वो सिर्फ तुम्हारे पास समझ लो 24 पैसे कैश मौजूद है 1 रुपया लायबिलिटी अपनी चुकता करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए। सो
ये इस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो तुम्हारा करंट रेशो ही है। करंट रेशो अगर समझ जाते हो तो बाकी दोनों चीज़ें भी यू विल बी अंडरस्टैंडिंग क्वाइट ईजीली, ठीक है। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द टर्नओवर रेशो। अच्छा, टर्नओवर रेशोज़ के लिए भी डिफरेंट नाम है। हम इसको टर्नओवर रेशोज़ के हवाले से पढ़ रहे हैं। इसको एसेट मैनेजमेंट रेशोज़ भी कहा जाता है। जो कॉन्सेप्ट है पीछे टर्नओवर रेशोज़ को अंडरस्टैंड करने का, उसमें ये है कि देखो टर्नओवर होता है कि कोई भी चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह अपना साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है। So we will be studying the relation between cost of goods sold to inventory. We'll be studying the relation between receivables, payables, ठीक है ना। इस तरह जो डिफरेंट इनका साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, जैसे अगर अगर आज $1 मेरी इन्वेंट्री में आया है तो उसको टर्न ओवर होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। या ओवर हाउ मच टाइम दिस $1 विल बी कंप्लीटिंग इट्स साइकिल, मतलब $1 आया फिर गया फिर वापस $1 क्रिएट हुआ। सिमिलरली पेबल्स में, रिसीवेबल्स में इस तरह हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं अभी। जो तो ये रेशोज़ जो अब हम करने जा रहे हैं ये टर्नओवर रेशोज़ हैं, ठीक है। सो टर्नओवर रेशोज़ में सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर के अलावा हमारे पास इसमें है रिसीवेबल्स टर्नओवर, ठीक है। पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर को देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फार्मूला बताया जाता है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, देखें व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू कैलकुलेट हेयर, ये क्या चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये उस जो जो यूनिट्स, जो आइटम्स, जो मटेरियल आपने सेल कर दिए हैं ये उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? जो कि अभी तक आपका मटेरियल बिका ही नहीं, मटेरियलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है ना, सेल आउट ही नहीं हुआ। सो इन्वेंट्री में वो चीज़ मौजूद है, ठीक है। सो ये इन दो एंटिटीज़ को आपस में रिलेट कर रहे हैं और इसके जो अगला रेशियो होगा वो इन डेज में इसको कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड में इसको ले आते हैं। तो देन विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ डेज यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास जो है यहाँ पर वो है ठीक है, वी आर गेटिंग 1.25 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री। अच्छा नाउ अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसी का ही समझने फार्मूला और होता है विच इज़ कॉल्ड डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, ठीक है। डेज सेल्स इन इन्वेंट्री एंड वी एक्चुअली कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। आईटी जो है ये इन्वेंट्री टर्नओवर है विच यू एक्चुअली कैलकुलेटेड इन दी जो ऊपर वाला हमने फार्मूला किया है इसका, ठीक है। तो 365 डिवाइड बाय 1.25 दिस इज गोइंग टू बी 292। अच्छा, अब ये डेज में आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझने की है यहाँ पे, ये इंटरप्रिटेशन जो है इन 292 डेज में होगी। इसका मतलब ये है कि आपके 292 डेज लगते हैं
आपकी इन्वेंट्री को सर्कुलेट होने में या अपना साइकिल टर्नओवर होने में या साइकिल कंप्लीट करने में इन सेल्स। मिसाल के तौर पर आज मेरी 1 यूनिट की इन्वेंट्री प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। आज मेरी $1 की या ₹1 की इन्वेंट्री प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब 292 दिन बाद वो जाके उसका इम्पैक्ट सेल्स पे जाएगा, मतलब इट विल टेक अराउंड 292 डेज कि मेरी इन्वेंट्री में से निकल के सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाके इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। और फिर जब वो जाएगी 292 डेज़ के बाद, फिर उस वक्त एक और 1 यूनिट ऑफ न्यू इन्वेंट्री जनरेट हो जाएगी मेरी इन्वेंट्री के हेड में, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि योर इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ रियली बैड, डे सेल्स इन इन्वेंट्री इज़ रियली पुअर, 292 डेज इज़ टू मच। आपकी इन्वेंट्री जो है ऑलमोस्ट समझ लो 2-3 महीने कम है साल में, 365 से अगर हम रिलेट कराएं। अच्छा, ये जो 292 आया है, ये आया किस तरह है कि हमने 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर किया। अब जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट, अगर हमारे पास ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर है ये 1.25 नहीं होता, ये 1 होता, तो ये पूरा 365 बनता, ठीक है। इट मीन्स द मोर इन्वेंट्री टर्नओवर इज द बेटर डे सेल्स इन इन्वेंट्री, ठीक है ना। मतलब कम टाइम पीरियड उसका होता चला जाएगा, जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना अच्छा टर्नओवर रेशो हो जाएगा। और ये कम कब होगा, जब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट बढ़े या फिर इन्वेंट्री की अमाउंट कम हो। मैं आपको और थोड़ा समझा देता हूँ। राइट नाउ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 200 एंड योर इन्वेंट्री इज 160। मिसाल के तौर पे योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 300 एंड इन्वेंट्री रिमेन द सेम। तो मेरे पास जो डेज हुए वो देखो कम हो गए, 194 डेज हो गए। मैंने क्या इन्हेंस किया, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ाया। इट मीन्स कि मेरी सेल्स बढ़ी है। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी तभी जब सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ने का मतलब ये है कि जो मेरे पास इन्वेंट्री में अमाउंट पड़ा हुआ था वो जाके सेल्स में फॉल हुआ है, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब अदर वे अराउंड अगर हम 200 ही रखते अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, और हमारी इन्वेंट्री जो है वो 160 ना होती, हम चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री हमारी जल्दी से टर्नओवर हो जाए ना, हमारी 160 की जगह पे 60 अगर इन्वेंट्री होती सिर्फ, तब भी ये डेज हमारे देखो और कम हो गई, हमारे 109 डेज का टर्नओवर बन जाता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्नओवर रेशोज़। तो टर्नओवर रेशो में जो दूसरी एंटिटी हमारी हम उठाते हैं वो रिसीवेबल्स टर्नओवर होते हैं, ठीक है। रिसीवेबल टर्नओवर में हम रिसीवेबल्स टर्नओवर में हम ठीक है, ये रिसीवेबल, हाँ, रिसीवेबल टर्नओवर का जो हमारा फार्मूला आएगा वो सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल्स आएगा, ठीक है। अब सेल्स भी हमने जो लेनी है वो क्रेडिट सेल्स लेनी है, ठीक है, जो सेल्स हमारी रिसीवेबल्स पर है। ये चीज़ थोड़ी टेक्निकलिटी आप समझिए, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए। देखो, जो सेल्स हमारी कैश पर हो गई है उसका इम्पैक्ट तो इसका इम्पैक्ट तो रिसीवेबल्स पे आएगा ही नहीं, आएगा सिर्फ उस सेल्स का इम्पैक्ट जिसका हमने जो क्रेडिट पे बिकी है जो हमारा माल, ठीक है ना। सो क्रेडिट सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन ये अक्सर बुक्स में आपको सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स भी गिवन होगा, तो उसमें अगर मेंशन नहीं है सेपरेटली, मिसाल के तौर पर जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स ही गिवन है, क्रेडिट सेल्स सेपरेटली मेंशन नहीं है, तो हम इसको सेल्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So credit sales divided by account receivables, I'm putting this sales over here and account receivables would be 80, this is going to be 6.25, ठीक है ना। बाज़ाहिर ही बहुत अच्छा रेशो हमारे पास बन रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है सिमिलर सेल्स, सॉरी डेज,
we call it days sales in receivables, days sales in receivables, ठीक है। और इसका फार्मूला हो जाएगा सिंपल 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर RT, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 365 डिवाइडेड बाय 6.25, सो 58, ऑलमोस्ट 50.5 डे, 59 डेज अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो। सो 59 डेज रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 59 डेज लगते हैं आपके रिसीवेबल्स को सेल्स में फॉल होने में। मिसाल के तौर पर या सेल्स को जो है वो एक्यूमुलेट उसको कंप्लीट होने। मिसाल के तौर पे मैंने क्रेडिट सेल की ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है ना। एक क्लाइंट को दिया 100 रुपये का, हमने क्रेडिट के ऊपर कुछ भी आइटम्स दिए, अपना प्रोडक्ट्स दिया। अब उस 100 रुपये को रिकवर होने में 59 डेज लगते हैं, दैट्स व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज, ठीक है। सो ये एक रफ हमें बता रहा है कि 59 डेज लगती है सेल्स को रिसीवेबल में कन्वर्ट होने में या उसको टर्नओवर होने में। क्लियर है ये चीज़? तो हम और आगे चलते हैं अभी। तीसरा इसमें जो हम देखेंगे वो है पेएबल टर्नओवर। अच्छा, पेएबल टर्नओवर में भी हम जो है वो न्यूमरेटर में जो है वो परचेजेस पुट करते हैं। ये फार्मूला यहाँ पर नहीं बनेगा हमारा क्योंकि हमारे पास परचेजेस है नहीं। परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट पेएबल बन जाता है, ठीक है ना। और जब हम इसके डेज तो इसका सिंपल जो फार्मूला हो जाएगा वो 365 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास परचेजेस गिवन नहीं है इसलिए हम इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला अगेन, आपके जो पेएबल हैं वो कितने टाइम पे रिकवर होते हैं, इसकी इस तरह आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। रिकवर इन द सेंस के मतलब रिकवर का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँ यहाँ पे तो बेहतर है। इफ़ आई वुड से कि हाउ मच टाइम डू यू टेक टू पे ऑफ योर पेएबल्स, ठीक है। इस तरह समझ लो इस चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा इन अब ये 3 रेशोज़ जो हैं हमने सेट्स में देख लिए हैं 2-2 के। नाउ इसमें 1 से 2 रेशोज़ और हैं। इनफैक्ट एक रेशो ये समझो इसमें टोटल एसेट टर्नओवर का, विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। टोटल एसेट टर्नओवर एंड एक है कैपिटल इंटेंसिटी, कैपिटल इंटेंसिटी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। एसेट टर्नओवर का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है सेल्स टू टोटल एसेट्स, एंड इसको हम 1 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर भी कह सकते हैं, और कैपिटल इंटेंसिटी को हम टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टोटल एसेट टर्नओवर भी 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल इंटेंसिटी हो सकता है। अच्छा, सेल्स टू टोटल एसेट्स हमारे पास क्या बनते हैं ये देख लेते हैं। वी हैव सेल्स ऑफ 500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ 2000, ठीक है। तो 0.25 हमारे पास आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ इट, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 4। अगर हम ये भी करके देख लें समझने के लिए तो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स इज गोइंग टू बी 4, ठीक है। अच्छा, अब इनकी इंटरप्रिटेशन हम क्या कर सकते हैं। देखो, एसेट टर्नओवर जो है वो इस तरह इसको समझ लीजिए आप कि अगर मैं एक यूनिट अपना टोटल एसेट्स में पुट करता हूँ, ठीक है। अगर इफ़ आई इनहेंस द फर्म वैल्यू बाय $1, इफ़ आई इनहेंस माय फर्म वैल्यू to $1, so this will create the impact of $0.25 to the sales of my company. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैं $1
अपनी फर्म वैल्यू में पुट करता हूँ, टोटल एसेट्स में पुट करता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट 0.25 जाता है मेरी सेल्स के ऊपर, ठीक है। और इफ़ आई जस्ट अंडरस्टैंड दी कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो, तो कैपिटल इंटेंसिटी इज़ द वाइस वर्सा ऑफ टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सिंपल इसको मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि माय टोटल एसेट्स आर 4 टाइम्स टू सेल्स, मतलब जितनी भी मेरी सेल्स हो रही है उसके 4 टाइम्स जो हैं वो मेरे टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। सो ये जो हमने ऑलमोस्ट 8 रेशियोज देखे हैं टर्नओवर रेशियोज में, लेकिन ये जो है समझ लो 8 के 4 4 का सेट है ये। सो इसमें हम जो है वो ये टोटल 8 रेशियोज। अच्छा, इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं और समझ लीजिए कि हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज हो गए हैं और हमारे पास टर्नओवर रेशियोज भी हो गए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, चले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में वैसे तो दो मेन रेशियोज हैं, लेकिन मैं कुछ आपको एक्सटेंडेड भी समझा देता हूँ, एक दो रेशियोज। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम अगर देखते हैं तो इसमें दो मेन रेशियोज हैं, एक ROA कहलाता है, रिटर्न ऑन एसेट्स, और दूसरा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन इज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। सो इसका जो फार्मूला हमारे सामने बनेगा ROA का, वो होगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और प्रॉफिट मार्जिन इसका रेसिप्रोकल होगा अगेन टोटल एसेट्स टू, सॉरी ये नेट इनकम है, NT लिख दिया मैंने, दिस इज नेट इनकम NI। ROA is net income to total assets and profit margin is total assets to net income. Sorry, ROA is net income to total assets and profit margin is not the reciprocal नहीं होता। profit margin का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो होगा इससे, सेल्स से। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन, आई एम सॉरी, जो प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला मैं रेसिप्रोकल नहीं होगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। तो सेल्स से हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इसका होगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। इसको इस तरह आया, इस तरह इसको हम रिलेट करा सकते हैं। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स हो जाएगा, जो हमारे पास ये आ रही है वैल्यू 300, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM लेते हैं, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। असल में अंडरस्टैंडिंग हमें इन दोनों की ही डेवलप करनी है, ये दोनों सब समझने सेक्शंस हैं, सब पार्ट्स हैं प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के। सो रिटर्न ऑन एसेट्स जो हैं वो टोटल इनकम टू टोटल एसेट्स हैं या नेट इनकम टू टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सामने जो ये है टोटल इनकम जो हमारे पास आ रही है वो है 120 टू टोटल एसेट्स 0.06, ठीक है, इनकम टू टोटल एसेट्स। एंड प्रॉफिट मार्जिन जो हमारे सामने बनेगा वो नेट इनकम टू सेल्स बनेगा, ठीक है, 24% बनेगा, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, इट्स 60%, एंड
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हमारे सामने होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हमारे सामने बनेगा वो होगा ऑपरेटिंग दिस 40%, ठीक है। सो इसको इन तीनों को अगर हम परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो 24%, 60% एंड 40%, ठीक है। मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 24% है। सिंपल एज दैट। मेरा इफ़ मेरे 100% सेल हो रही है तो 24% मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा। अगर मेरी 100% सेल्स हो रही है या मेरी 1 यूनिट ऑफ सेल्स हो रही है तो 1 यूनिट का 24% जो है, 1 रुपये का 24%, दैट वुड बी 0.24 वुड बी माई प्रॉफिट मार्जिन। इसी तरह जो 60% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, 40% मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। सो ये सिंपल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग है। रिटर्न ऑन एसेट जो है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टोटल एसेट एंड नेट इनकम। अगेन इफ यू रिमेंबर द फार्मूला ऑफ एसेट टर्नओवर, तो एसेट टर्नओवर से ही मिलती जुलती इसकी अंडरस्टैंडिंग है। वो यही है कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.06 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं अगर 1 यूनिट एसेट में ऐड करता हूँ, 1 यूनिट ऑफ सेल्स करता हूँ एसेट की, तो आई विल बी गेटिंग 0.06 ऑफ नेट इनकम इन रिटर्न। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैं 1 यूनिट एसेट में ऐड ऑन करता हूँ, 1 यूनिट टोटल एसेट्स में ऐड ऑन करता हूँ, 1 रुपी या $1 ऐड ऑन करता हूँ, तो उसका 0.06 इन्हेंसमेंट होगी मेरी, रिटर्न आएगा मेरे नेट इनकम में। तो रिटर्न ऑन एसेट्स, समझ रहे हैं, एसेट्स के ऊपर रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, 0.06, विच इज़ क्वाइट लो, ठीक है, बहुत कम है। 2000 के मेरे टोटल एसेट्स हैं और 120, लेकिन नॉर्मली रिटर्न ऑन एसेट्स आपको कम ही मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ थे। अच्छा, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो हमारा डूपॉन्ट है, उसके हवाले से मैं भी बात करता हूँ। पहले मैं अपनी बाकी ये चीज़ें कवर कर लूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या फाइनेंशियल लेवरेज की तरफ। अच्छा, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें आपके पास सॉल्वेंसी फाइनेंशियल लेवरेज में, लेकिन लेवरेज का जो वर्ड है वो लेवर से समझने निकला है। लेवरेज जो है वो कहते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी या कितना लेवर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो बात होती है डेट टू इक्विटी की, ठीक है। अच्छा, अब ये डेट और इक्विटी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे पास हैं मोड्स ऑफ फाइनेंसिस, ठीक है ना। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म है, ठीक है, कि हम अपना कैपिटल या तो डेट से जनरेट करें या इक्विटी से जनरेट करें। इन दोनों में आपस में लेवरेज हम किस तरह मेंटेन करें। देखो, बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है डेट टू इक्विटी की, कि एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कि कॉस्ट, ये मैं जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ डेट टू इक्विटी की। एक हम इसमें देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कौन सा फाइनेंसिंग मोड जो है, मतलब डेट या इक्विटी, इन दोनों में से कौन सी फाइनेंसिंग जो है वो चीपर है, सस्ती है, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम पहला तो डिसीजन ले रहे होते हैं कि हम डेट फाइनेंसिंग करें या इक्विटी फाइनेंसिंग करें। एंड देन वी हैव सम स्ट्रेटजीज कि हम किस बेस के ऊपर डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको, इस जो ये वाला जो एरिया होता है, ये साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये सारा जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो इस साइड को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, ठीक है ना। सो इसमें डेट और इक्विटी का जो रिलेशनशिप है उसको हमने देखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो जैसे टोटल डेट रेशियो है, डेट टू इक्विटी मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, देखिए, ये जो डेट टू इक्विटी मैंने आपके सामने लिखा है, ये सिंपल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है, ठीक है।
अब डेट डिवाइड बाई इक्विटी अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो डेट हमारे पास टोटल डेट आ रहा है वो आ रहा है 1000 और इक्विटी भी 1000 आ रहा है। ये हमारे पास ये टोटल डेट ये है और टोटल इक्विटी भी हमारे पास 1000 है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी 1। इट मीन्स अगर हम, अब ज़रा बात समझिए, अगर हम एक यूनिट एसिड्स का जनरेट करते हैं, ठीक है, अगर हम एक, ये जो 2000 है, अब हम अगर इसमें एक यूनिट और एडअप करते हैं, ठीक है ना, एसिड्स का, या कोई न्यू एसिड लेके आते हैं या हम एक्सपेंशन करते हैं, तो एक यूनिट एनहेंस करने के लिए हमें 50% डेट फाइनेंसिंग चाहिए, 50% इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए। ये 1 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 2000 यहाँ पे टोटल एसिड्स हैं, 1000 इसमें टोटल लायबिलिटीज़ हैं, 1000 टोटल इक्विटी है। क्लियर है बात। सो दैट्स हाउ वी रिलेट थिंग्स, इसकी बेस पे हम फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। मैंने पहले तुम लोगों को 2 चीज़ें बता दी कि वैसे तो कॉस्ट भी मैटर कर रही होती है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, क्या आपका कंपनी जो है किस तरह डेट टू इक्विटी मैनेज करती आई है, किस तरह फाइनेंशियल लेवरेज आप क्रिएट करते आए हो, ठीक है, उसकी बेसिस पे भी फ्यूचर डिसीजंस होते हैं। अच्छा, डेट टू इक्विटी के बाद एक और आपका फार्मूला होता है विच इज़ कॉल्ड टोटल डेट, टोटल डेट रेशियो कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको मेंशन करता चलूँ कि अक्सर डेट टू इक्विटी का जो रेशियो हमने निकाला है, टोटल डेट टू टोटल इक्विटी निकाला है, ठीक है, अक्सर इसको लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी भी निकाला जाता है। जैसे हमने 750 लिखा था ना लॉन्ग टर्म डेट, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट मैंशन तो आपने टोटल डेट टू टोटल इक्विटी ही निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब जो टोटल जो डेट रेशो है, यहाँ टोटल डेट रेशो है, वो टोटल डेट टू टोटल एसिड्स होता है, ठीक है। इसको, इसके 2 नाम हैं, समझ लें आप, इसको डेट रेशो भी कहा जाता है और डेट टू एसिड्स रेशो भी कहा जाता है, टोटल डेट रेशो भी कहा जाता है। दिस इज टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसिड्स। अब ये समझ लें आप, पहले हमने डेट को इक्विटी से रिलेट कराया, अब हम डेट को जो है वो, अब हम टोटल डेट को जो है ना वो टोटल एसिड से रिलेट करा रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो टोटल डेट है यहाँ पे 1000, अब ये, अब मैंने अभी ये समझा दिया आप लोगों को, ये 50% आ जाएगा, 0.5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि हाफ ऑफ योर एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू फ्रॉम डेट, हाफ ऑफ योर टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड फ्रॉम टोटल फ्रॉम डेट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट फार्मूला एज वेल, इक्विटी मल्टीप्लायर। अच्छा, इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है? इक्विटी मल्टीप्लायर टोटल एसेट्स टू टोटल इक्विटी, लेट मी जस्ट कंफर्म इट। इक्विटी, हाँ, इक्विटी मल्टीप्लायर इज टोटल एसेट्स टू टोटल इक्विटी। अब टोटल एसेट्स हमारे पास क्या है, अब ये देख रहे हैं आप, अब हम एक तरफ जो है वो हमने लेवरेज देखा डेट टू इक्विटी का, मतलब इफ यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर बैलेंस शीट इनटू 3 पार्ट्स, टोटल एसेट्स, टोटल डेट एंड टोटल इक्विटी, इन तीनों की आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं। सो द थर्ड रिलेशनशिप वुड बी टोटल एसेट्स टू टोटल इक्विटी। टोटल एसेट्स हमारे पास हैं थाउजेंड्स एंड टोटल इक्विटी अगेन हमारे पास जो है वो 1000 है। अगेन यू विल बी गेटिंग, अब ये हमारे पास इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना, इट मीन्स 2000, हाँ सही लिया ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स, इट मीन्स के जितने भी आपकी टोटल इक्विटी है एसेट्स उसके 2 टाइम्स हैं, इक्विटी मल्टीप्लाई। सो आप अगर, मैं कैपिटल अपना इन्हेंस करता हूँ 1 रुपये से, तो मेरे एसेट्स जो हैं वो 2 रुपये से इन्हेंस होंगे। उसका रीज़न जो है वो
डेट टू इक्विटी रेशियो है, क्योंकि जितनी पैसे मैं फाइनेंसिंग इक्विटी के थ्रू करूँगा उतनी ही मुझे डेट के थ्रू भी करनी है, ठीक है ना। दिस इज़ दी समझ लो ये स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बिकॉज हम इसको सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं तो एनालिसिस पर्पज से हमारे सामने ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, एक रेशो और इसमें आता है फाइनेंशियल लिवरेज में, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी डेट फाइनेंसिंग से ही रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला बनता है EBIT टू, अब EBIT आप लोगों को याद होगा, काफ़ी दफ़ा मैं करवा चुका हूँ। EBIT इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। सो इट्स टाइम, इंटरेस्ट अर्न का जो रेशियो हमारे पास बनेगा वो होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट। अब अच्छा, अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है वो डेट से रिलेटेड है, क्योंकि ये देखना यहाँ पे इस रेशियो में ये चाह रहे हैं कि जो डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट आप डेट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, उस उसमें वो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। इट्स वेरी गुड कैपेबिलिटी विच इज़ द रिजल्ट के 4 टाइम्स आ रहा है आपके सामने। इट मीन्स कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके 4 टाइम्स आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, विच इज़ क्वाइट गुड। 4 गुना आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है अपना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे करने के लिए। इट मीन्स यू कैन, इफ़ इट इज़ चीपर, अगर डेट फाइनेंसिंग सस्ती है तो आप ज़्यादा फाइनेंसिंग डेट से करो, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी गुंजाइश है आपके इंटरेस्ट पेमेंट को पे ऑफ करने की, ठीक है। तो ये चौथा एक और फार्मूला था फाइनेंशियल लेवरेज का, जो मैंने आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे सामने ये भी हो गए हैं, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी भी हो गया, और अब सिर्फ हमारे सामने मार्केट रेशियो रह गया और डुपॉन्ट एनालिसिस रह गया, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी, हम अब देखते हैं कि पहले मार्केट वैल्यू रेशियो क्या है। अच्छा, मार्केट वैल्यू रेशियो वैसे तो बहुत सारे आपके सामने हम पुट कर सकते हैं, लेकिन जो 2-3 इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं, यहाँ पे हमारे सामने मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने शेयर्स की या डिविडेंड की कहीं पे बात नहीं की हुई। बड़े सिंपल से फार्मूलाज हैं, मैं आपके सामने पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशंस भी कोशिश करता हूँ अगर हो पाए, ठीक है। अच्छा, एक मार्केट वैल्यू रेशियो आपके पास PE रेशियो कहलाता है, ठीक है। PE रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग किसकी? शेयर्स की। शेयर्स की प्राइस क्या है, शेयर्स की अर्निंग क्या है, ठीक है। प्राइस पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा, अब इन इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम पहले ये देख लें कि हमारे सामने अर्निंग पर शेयर क्या बनती है, ठीक है ना। EPS अगर हम देखते हैं कि हमारे सामने EPS क्या बनता है, ठीक है ना। EPS अर्निंग्स पर शेयर। देखो, अर्निंग्स क्या है आपकी, अर्निंग इज योर नेट इनकम, ठीक है। सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दिस इज द EPS, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मतलब ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं कितने शेयर्स अभी इशू कर चुका हूँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे मार्केट में, ठीक है। ये अर्निंग्स पर शेयर बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पर समझने के लिए अगर हम यहाँ पे कहें कि मेरा जो पेड अप कैपिटल है वो 900 है, ठीक है ना। जो मेरी पार वैल्यू थी वो लेट्स सपोज
9 थी, ठीक है। तो इट मीन्स मैंने 100 शेयर्स जो है वो इशू किए हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मेरे 100 हो गए। अर्निंग मेरी क्या आई है, वो 120 की आई है, ठीक है। सो 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने, 100। सो दिस इज अर्निंग पर शेयर 1.2 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल अर्निंग पर शेयर, हर शेयर के अगेंस्ट मैंने 1.2 अर्न किया, 1.2 रुपी अर्न किए, ठीक है ना। अच्छा, एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पे डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। ये डिविडेंड पर शेयर कहलाता है, ठीक है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय अगेन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब डिविडेंड मैं इस नेट इनकम में से कितना अमाउंट डिविडेंड का पे कर रहा हूँ, कितना अमाउंट मैं रिटेन कर रहा हूँ। देखो, इस 120 के दो सेक्शंस या दो सब पार्ट्स हम बना सकते हैं। इधर हम अच्छी से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। एक मेरा रिटेन अर्निंग बनती है और एक मेरा डिविडेंड बनता है। अब डिविडेंड इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। जो भी डिविडेंड मैं पे कर रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग है। मतलब अगर मैंने शेयर्स इशू किए हैं तो उसके अगेंस्ट जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो डिविडेंड की सूरत में पड़ रही है, जो मैं इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को दे रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप 50% रिटेन करते हैं, 50% डिविडेंड पे करते हैं। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ योर कंपनी, ठीक है। नेट इनकम का 50% मैंने रिटेन किया। अब दिस 50% वुड बी एडेड टू दिस 100, ठीक है। ये इस 100 में ऐड ऑन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। और ये डिविडेंड जो है ये यहीं से पे ऑफ हो जाएगा और ये पे ऑफ होके चला जाएगा मेरे उसमें डिविडेंड पेमेंट में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो डिविडेंड पर शेयर बन जाएगा वो हाफ हो जाएगा। डिविडेंड आई एम पेइंग इज 60 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मेरे 100 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.6, ठीक है। इस तरह हम इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइस अर्निंग पर शेयर मेरे पास कितना है, अर्निंग पर शेयर 1.2 आया है। प्राइस पर शेयर मैंने क्या लगाया था, 9 रुपये लगाए थे, ठीक है ना। तो 9 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। 7.5 इज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 9 मेरे पास प्राइस थी, मैंने 100 शेयर्स इशू किए थे 9 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और 900 पेड अप कैपिटल हो गया था और अर्निंग जो है मेरे पास 1.2 आई अर्निंग पर शेयर। सो प्राइस पर शेयर मेरे पास 9 थी, अर्निंग पर शेयर मेरे पास 1.2 आई, पीई रेशियो मेरे पास 7.5 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इधर हमारे पास दो रेशियोज और डेवलप होते हैं, इसी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक हमारे पास पे आउट रेशियो बनता है और एक हमारे पास रिटेंशन रेशियो बनता है, ठीक है। रिटेंशन रेशियो भी हमारे पास 50% है, पे आउट रेशियो भी 50% है। रिटेंशन रेशियो इज रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय नेट इनकम, रिटेन अर्निंग divided by net income which is 0.5 and dividend divided by net income would be payout ratio। कितना है पे आउट, दोनों 50% हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट सो फार। जो है वो हमारे पास जितने रेशियोज हमारे जो हुए हुए थे, स्कैटर्ड जितने हुए हुए थे रेशियोज, वो हमने सब एक जगह कंपाइल कर दिए। अब एक जो रेशियो हमारे पास, एक एनालिसिस जो रह गया है वो है हमारे सामने डुपॉन्ट एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, डुपॉन्ट एनालिसिस जो है इट इज़ दी, अच्छा मैंने आर ओ ई नहीं समझाया, एक रह गया रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रह गया, हाँ। चलो, अब जो है आर ओ ई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और डुपॉन्ट एनालिसिस भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इन दोनों रेशियोज को हम साथ में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, डुपॉन्ट के लिए मैंने आपका वही जो एग्जाम्पल थी उसको नेक्स्ट शीट पे ले आया हूँ और हम इस पेज पे डुपॉन्ट एनालिसिस जो है वो समझते हैं, ठीक है। ये अब हम डुपॉन्ट एनालिसिस देख रहे हैं। अच्छा, डुपॉन्ट एनालिसिस
जो है वो एक्चुअली है ROE ही, रिटर्न ऑन इक्विटी ही। तो ये वाला ROE भी मैंने स्किप करवा दिया था, और ये दोनों जो हैं ROE और डूपर्ट एनालिसिस ये हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इफ़ यू जस्ट रिमेंबर, ये मैं इसलिए यहाँ पे इसको लेके आया हूँ कि ROA क्या था, रिटर्न ऑन एसेट्स इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो हमारे पास ROE जो होगा वो हमारे पास होगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, टोटल एसेट से मैं आपका इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट और नेट इनकम डिवाइडेड बाय द इक्विटी वुड बी दी ROE ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने ROE क्या बनेगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी विच इज 1000, इट्स 0.12, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इक्विटी 0.12 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स के आपकी जो इक्विटी है उसका जो रिटर्न आ रहा है वो 0.12 आ रहा है, हर एक के अगेंस्ट 0.12 बन रहा है। ठीक है, अब हम डू पॉइंट एनालिसिस देखते हैं कि क्या है। देखो, डू पॉइंट एनालिसिस is the combination of three different formulas which we have studied today. The first one is net profit margin. The first one is profit margin or net profit margin. The second one is return on assets, and the third one is equity multiplier. ठीक है, अच्छा, अब देखो मज़े की बात यहाँ पर कि हम तीन डिफरेंट जो है वो रीजन्स के, एरियाज़ के फार्मूलाज हमने उठाए। दो हमने प्रॉफिटेबिलिटी के ही उठाए हैं, लेकिन एक जो है वो टिपिकल इनकम स्टेटमेंट से लिया जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, विच इज़ नेट इनकम टू सेल्स, और दूसरा जो है वो कॉम्बिनेशन होता है नेट इनकम और एसेट्स का, विच इज़ रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट इनकम टू टोटल एसेट्स। एंड द थर्ड वन इज़ इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर में हमने देखा था कि एसेट्स टू इक्विटी मल्टीप्लाई का जो हमने फार्मूला था वो एसेट्स टू टोटल एसेट्स टू टोटल इक्विटी था। ठीक है, अब इन तीनों के फार्मूलाज अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो कुछ हमारे सामने जो ये बनेंगे फार्मूलाज वो आएंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो फार्मूला है वो आएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में। ये ठीक है, ROA इज सेल्स return on assets is sales to total assets. अच्छा, होल्ड ऑन, अच्छा, ये यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने मुझसे हुई कि इसमें ROA नहीं होता, एसेट टर्नओवर होता है। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर होता है, ROA नहीं होता। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि तीन डिफरेंट एरिया से पिक किया जाता है। एक प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा टर्नओवर रेशियो से एक रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर, और तीसरा लेवरेज से है इक्विटी मल्टीप्लायर का। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो फार्मूला हमने पुट किया है वो है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। टोटल एसेट टर्नओवर का जो फार्मूला है वो है सेल्स टू टोटल एसेट्स, सेल्स टू टोटल एसेट्स।
एंड इक्विटी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट्स टू टोटल इक्विटी। ठीक है। अच्छा, अब इस टू पॉइंट एनालिसिस में अगर हम देखें तो इस सेल्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस सेल्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इस सेल्स से, और इस टोटल एसेट्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इस टोटल एसेट्स से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये तीनों जो हमने फार्मूलाज पुट किए हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप शायद कंफ्यूज हो गए हो कि मैं किस तरह इनको कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो एक्चुअल जो इसका फार्मूला आएगा DuPont का, वो आएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये इस तरह बनेगा इसका फार्मूला। So now what is left? Net profit divided by total equity, which is exactly the same ROE which is mentioned over here, net income divided by total equity। ठीक है। so ये छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग है डू पॉइंट की। अच्छा, डू पॉइंट करने का रीज़न हमेशा मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि इफ़ यू जस्ट क्रिएट अ लेआउट, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो डू पॉइंट एनालिसिस और इमेजेस पे जाके देखो तो यू विल गेट सेवरल इमेजेस जिसमें एंटायर बैलेंस शीट और एंटायर इनकम स्टेटमेंट की हेड्स को टेपर डाउन करके डू पॉइंट निकाला गया होता है, एंड दैट्स हाउ इट इज़। देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो टिपिकली नेट इनकम को कवर, इनकम स्टेटमेंट को कवर करता है। Total asset turnover is the combination of the firm value, total assets and the sales from the income statement। ठीक है। एंड देन इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो लेवरेज इंडिकेट करता है टोटल एसेट्स टू टोटल इक्विटी। सो इन तीन फार्मूलाज को अगर हम कंबाइन कर दें तो कोई भी हेड ऐसा नहीं रहता इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का जो कि मिस हो। ठीक है, इसलिए ये एक निचोड़ फार्मूला बनता है एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑफ अ फर्म। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बताते खुद जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर के हवाले से जितने रेशोज़ मुझे याद थे या जितने मैंने पिक किए थे आपकी बुक से, तो वो हम और ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सब चीज़ें। नाउ द प्लान इज़ कि आई विल बी शेयरिंग दिस लेक्चर विद यू, or you just listen to this lecture, and whatever questions you identify, you find, just write it down with you, share that question in the WhatsApp group with me, और ask that question from me in WhatsApp group। पर्सनली मत पूछिएगा, WhatsApp ग्रुप पे पूछे ताकि सबको उसका जवाब मिले। ठीक है, एटलीस्ट बिफोर द क्लास। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी उसमें फिर मैं नया टॉपिक कोई शुरू नहीं कराऊंगा, क्योंकि दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस सेमेस्टर। नेक्स्ट वीक आपके एग्ज़ाम्स हैं। सो उसमें जो है आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं कोशिश करूँगा, 1 सवा घंटे में, वैसे होगा तो नहीं लेकिन फिर भी जिसको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। मुझे फीडबैक दीजिएगा इस लेक्चर के हवाले से ज़रूर, एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।